ये शायद से देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लिखे लूज कागज के सबूत बनाए। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है और बाहर 12 ईडी के ऑफिसर्स खड़े हैं। उनके पास एक सर्च वारंट है, लेकिन इतना ही नहीं, घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। The sitting chief minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been arrested. अगले 10 दिन ईडी कस्टडी, उसके बाद तिहाड़ जेल। ये सब हुआ एक लिकर पॉलिसी की वजह से। इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और ईडी, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी टीवी न्यूज चैनल्स, सबने कह दिया था कि यहां पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब 2 साल बाद जब कोर्ट की जजमेंट आई तो पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। ये पूरा केस इस लेवल का फर्जी था कि सीबीआई के पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ कागज के टुकड़े थे जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। एविडेंस इतना बेबुनियाद था कि कोर्ट को यह ट्रायल के लायक भी नहीं लगा। सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन दिक्कत बस एक थी, इन सभी आरोपियों ने महीनों तक, सालों तक जेल में सजा काटी थी बिना किसी गुनाह के। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई कि झूठे केस में फंसाकर एक चीफ मिनिस्टर तक को जेल भेज दिया गया। इस कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिन्हें सुनकर आप सही में चौंक जाओगे, जिनकी बात अब आपको मीडिया में कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अगर वो इसकी बात करने लग गए तो वो खुद ही सबसे पहले एक्सपोज हो जाएंगे। ये कहानी असलियत में शुरू होती है 11 फरवरी 2020 को, जब पहली खतरे की घंटी बजी थी। किसके लिए बजी थी ये आप जल्द ही जान जाओगे। इस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। ये जीत बड़ी खास थी क्योंकि 2015 में पहली जीत को शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहकर डिसमिस किया जा सकता था, लेकिन 2020 की ये जीत इनको अपने काम की वजह से मिली थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की काया पलट कर दी थी और इसकी तारीफ सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून और कोफी आनंद ने आपके मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ की थी। इनके एजुकेशन मॉडल को इंटरनेशनल मीडिया में प्रेस किया जा रहा था। डंका इस लेवल का बज रहा था कि 2022 के लंदन के एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। इनके हैप्पीनेस करिकुलम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रेस किया और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास को भी अटेंड किया। इनकी ये जीत एक ऐसे वक्त पर आई थी जब बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर इलेक्शंस को हिंदू मुस्लिम में करने की कोशिश की थी। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। और आपका ये जो नैरेटिव था एजुकेशन और हेल्थ केयर का, ये पूरे देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहा था पॉलिटिक्स का। सारी दिल्ली मिलके 2 करोड़ के 2 करोड़ वोट सारे के सारे इस बार स्कूलों के नाम पे पड़ने चाहिए, इस बार अस्पतालों के नाम पे पड़ने चाहिए। किसी भी देशवासी के लिए इन दोनों में से सही क्या है और गलत क्या है वो चुनना बहुत ही आसान हो गया था। इसी कारण से 10 मार्च 2022 आम आदमी पार्टी पंजाब में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से जीत हासिल कर लेती है। 117 में से 92 सीट्स। 2012 में बनी इस पार्टी ने सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली थी और यही दूसरी खतरे की घंटी थी। पंजाब जीत के बाद आपको हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा सपोर्ट मिलने लगता है। पार्टी कहती है कि वो हिमाचल की सभी 68 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। इस मिशन का इंचार्ज बनाया जाता है मोहल्ला क्लिनिक्स के आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन को। ये नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में बहुत रेलेवेंट होगा। अब हिमाचल तो फिर भी सेकेंडरी फोकस था। पंजाब जीत के बाद आपका प्राइमरी फोकस बनता है गुजरात। 2 अप्रैल 2022 महीने के भीतर भीतर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात पहुंच जाते हैं। केजरीवाल ऐलान करते हैं कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में करप्शन खत्म करने का समय आ गया है। गुजरात को जिताने के लिए आए हैं, गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। पार्टी बड़े जोरों शोरों से अनाउंस करती है कि गुजरात की सभी सीटों पर अब वो चुनाव लड़ेगी। गुजरात को मोदी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां सीरियसली कंटेस्ट करने का मतलब था मोदी की सो कॉल्ड इनविंसिबल इमेज को सीधा टक्कर देना। ये तीसरी और आखिरी खतरे की घंटी थी क्योंकि इसी पॉइंट के बाद से अचानक से चीजें बदलने लगी। 30 मई 2022 गुजरात की रैली के ठीक 1 महीने बाद ईडी सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लेती है। यह असल में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो सीबीआई ने फाइल किया था अगस्त 2017 में। अब टाइमिंग देखो यहां पर, केस 2017 का, लेकिन अरेस्ट ठीक 2 महीने बाद पंजाब जीतने के। क्योंकि ये हिमाचल में भी आपके एक्सपेंशन को लीड कर रहे थे तो सारे हिमाचल के प्लान्स यहां पर बिखर जाते हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी थे। दिल्ली का पूरा हेल्थ केयर मॉडल जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही थी वो इन्हीं की क्रिएशन थी। एक तीर 2 निशाने। इससे मोहल्ला क्लिनिक्स पर संकट आ गया। हेल्थ और एजुकेशन, 2 पिलर्स जिन पर यह मॉडल खड़ा हुआ था, उसमें से एक ढह गया। अब नंबर था एजुकेशन मिनिस्टर का, मनीष सिसोदिया। इसी पॉइंट से एक्साइज पॉलिसी का असली खेल शुरू होता है। एलजी, चीफ सेक्रेटरी, सीबीआई, एक एक करके प्यादों ने अपना काम करना शुरू किया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सबमिट
एडमिट करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कई वायलेशंस हैं। एलिज किया जाता है कि मनीष सिसोदिया ने इस पॉलिसी को बनाते हुए नियमों के खिलाफ जाकर डिसीजंस लिए। सबसे बड़ा आरोप यह था कि इससे सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 22 जुलाई एलजी इसमें सीबीआई जांच करने का आदेश देते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट लिखी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एलजी ने उसे एक्सेप्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी सीबीआई को प्रूव करने का ऑर्डर मिलता है। यह ऐसा ही है कि आईपीएल में एक टीम के ओनर को अंपायर बनने का मौका दे दो और फिर वो ओपोनेंट टीम को आउट कर दे। सब एक ही तरफ के लोग थे, रिपोर्ट लिखने वाले, अप्रूव करने वाले और इन्वेस्टिगेट करने वाले भी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 17 अगस्त 2022 सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया जाता है। कुल मिलाकर 15 लोग आरोपी बने। 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी मारी जाती है। अब सवाल ये कि एक्साइज पॉलिसी थी क्या? सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक नई स्कीम थी जो आप सरकार नवंबर 2021 में लेकर आई थी शराब की दुकानों को प्राइवेटाइज करने के लिए। पुरानी पॉलिसी में सरकार खुद से शराब बेचा करती थी। नई पॉलिसी में अब प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस दिए गए। इससे रिटेल लाइसेंस फीस 8 लाख रुपए से बढ़कर 75 लाख हो गई। होलसेलर्स के लाइसेंस 5 करोड़ पर ईयर में बिके और नतीजा रेवेन्यू टारगेट था 7041 करोड़ का, आया 8900 करोड़। यानी कि जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था इस स्कीम से कमाएगी सरकार, उससे 27% ज्यादा ही पैसा कमाया। और यही सबसे बड़ी आयरनी की बात है। आमतौर पर कोई चीज स्कैम तब होती है जब पैसा गायब होता है, लेकिन यहां पर पैसा बढ़ रहा था। ये शायद से देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। कायदे से मीडिया का काम होना चाहिए था इस सबको एक्सप्लेन करना, लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने हेडलाइंस चलानी शुरू कर दी। लिकर गेट, शराब घोटाला। न्यूज चैनल्स कहने लगे कि अगर स्कैम नहीं है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही है? सीबीआई बार-बार हम लगातार ये बता रहे हैं कि दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करती है। मतलब इस चीज का लॉजिक देखो, पहले इन्वेस्टिगेट करो और फिर कहो अगर इन्वेस्टिगेट हो रहे हो तो जरूर गिल्टी हो गए। ये तो ऐसा ही हो गया, पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया और फिर कहे अगर तुम इनोसेंट हो तो अरेस्ट क्यों होते हो? सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जो मीडिया ने कहा उसे बिना सोचे समझे मान लिया। खुद से चीजों को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से जो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसे सच मान लेंगे। इसके बाद आता है हमारी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने से सिर्फ 2 दिन पहले एलजी अपनी मर्जी से रूल्स बदल देते हैं। इसकी वजह से 300-400 दुकानों पर रोक लगा दी गई। रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ। जिन वेंडर्स ने लाइसेंसेस लिए थे वो भी घाटे में आ गए और उन्होंने अपने लाइसेंसेस सरेंडर करने शुरू कर दिए। सीबीआई रेड और एलजी की इस इंटरफेरेंस की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। प्राइवेट कंपनीज पर प्रेशर पड़ने लगा और आखिरकार 1 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार खुद ही इस पॉलिसी को वापस ले लेती है। इससे मीडिया को एक और बहाना मिल जाता है, अगर पॉलिसी में कुछ गलत नहीं था तो वापस क्यों ली? जवाब बड़ा ऑब्वियस था, पॉलिसी इसलिए वापस ली क्योंकि एलजी और सीबीआई ने मिलकर इसे चलाना इंपॉसिबल बना दिया था। लेकिन जनता तक ये बात कम्युनिकेट कौन करेगा? साल के बीच में ये पॉलिसी हटाने के बावजूद उस साल दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू किसी भी साल में सबसे ज्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्च करके और भी बड़ी रेवोल्यूशन लाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि साहिब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते। इसीलिए इसके बाद एक एक करके अरेस्ट होने शुरू हुए। 27 सितंबर 2022 सीबीआई विजय नायर को अरेस्ट करती है। विजय नायर आपके कम्युनिकेशंस हेड थे। एक बार फिर से पार्टी के गुजरात में इलेक्शंस लड़ने के लिए कम्युनिकेशंस हेड एक बहुत ही क्रिटिकल फिगर था। कहते हैं राजा की जान तोते में होती है, गुजरात मोदी के लिए वो तोता था। इन सब अरेस्ट के बावजूद अगले महीने जब गुजरात में इलेक्शंस होती हैं तो आम आदमी पार्टी को 13% वोट्स फिर भी मिल जाते हैं। 5 सीट्स पार्टी फिर भी जीत जाती है। इस 13% वोट शेयर ने मानो राजा के पसीने निकाल दिए थे, क्योंकि इसके बाद से ये साजिश रुकती नहीं है बल्कि और बड़ी होती चली जाती है। 26 फरवरी 2023 सीबीआई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेती है। यहां पर अपनी डबल अरेस्ट स्ट्रेटजी अपनाती है। पहला सीबीआई का अरेस्ट, दूसरा ईडी का अरेस्ट। 9 मार्च को ईडी उन्हें पीएमएलए केस में अरेस्ट करती है। यहां इस पीएमएलए को समझना जरूरी है क्योंकि ये इस पूरी साजिश का ब्रह्मास्त्र है। पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसे ओरिजिनली बनाया गया था ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, लेकिन लेटली इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करने के लिए किया गया है। इस कानून की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ की प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए में ये उलट जाता है। इसका सेक्शन 45 कहता है कि बेल तभी मिलेगी जब जज सेटिस्फाइड हो कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। यहां का पैटर्न बड़ा क्लियर था। पहले करप्शन केस में सीबीआई से अरेस्ट करवाओ और उसमें बेल मिलने से पहले ही पीएमएलए केस में ईडी से अरेस्ट करवा लो। लेकिन इस सब के बावजूद राजा साहब के लिए दिक्कत यहां पर यह हो रही थी कि इतने अरेस्ट के बाद भी कोई यहां पर पलट नहीं रहा था। आमतौर पर अभी तक ये देखा गया था कि जब भी किसी ऑपोजिशन लीडर पर करप्शन का केस होता या जेल का डर दिखाया जाता तो वो पलटकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, लेकिन इस केस में ना सत्येंद्र जैन, ना मनीष सिसोदिया और ना ही विजय नायर ने बीजेपी ज्वाइन कर। इसलिए अब इकलौता तरीका इन्हें दिल्ली में इलेक्शन हराने का था कि पूरी दिल्ली की गवर्नेंस को ही ठप कर दिया जाए। कोई भी काम मत होने दो, हर एक अच्छे काम पर रोक लगा दो। इसलिए 19 मई 2023 मोदी सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आती है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसमें लिखा जाता है कि अब दिल्ली के सारे सिविल सर्वेंट्स पर एलजी का कंट्रोल होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नहीं। इसका मतलब था कि सीएम केजरीवाल अपने खुद के ऑफिसर्स को हटा भी नहीं सकते थे। अगर कोई ऑफिसर काम ना करे तो केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते थे। एक सीएम होने के बावजूद अपने खुद के पियोन को भी हटाने का अधिकार नहीं था उनके पास। इसके बाद से केजरीवाल की सरकार के हाथ पूरी तरीके से बांध दिए गए थे। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 2025 में जब बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव जीत लिए तब से एलजी का नाम कैसे न्यूज से पूरी तरीके से गायब हो गया है। लेकिन जब तक आपकी सरकार दिल्ली में थी एलजी हर रोज हेडलाइंस में आते थे। 4 अक्टूबर 2023 ईडी आपके राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लेती है। फिर से वही लिकर स्कैम का बहाना दिया जाता है। इस पॉइंट तक पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में थी।
थी। शायद देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में हो। यहाँ भी वही सेम लिकर स्कैम का बहाना दिया जाता है, बस सीएम खुद बचे थे और 21 मार्च 2024 को वो कसर भी पूरी हो जाती है। Arvind Kejriwal arrested by the Enforcement Directorate in connection with the alleged